बीजेपी के जिस चुनावी ऑपरेशन पोलो की बात हमने की, उसे समझने के लिए आपको वर्ष 1947 में वापस आज फ्लैशबैक में हम लेकर चलेंगे। वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ रही थी, अंग्रेज यहां से जा रहे थे, तब यहां की 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में अपना विलय करने के लिए तैयार नहीं थी। बस ये 3 ही बचे थे। उस समय आबादी और जीडीपी के हिसाब से हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और यही रियासत काबू में नहीं आ रही थी। हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान वहां प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर थे। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी के संरक्षण में रजाकार सेना का गठन किया गया था और रजाकार हैदराबाद के निजाम की प्राइवेट आर्मी थी जो गैर मुस्लिमों पर लगातार हमला कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल का मानना था कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरदार पटेल ने इस अराजकता पर रोक लगाने का फैसला किया और 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। सिर्फ 100 घंटे के इस सैन्य अभियान के बाद ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में पोलो सबसे मशहूर खेल था, जो हॉकी की तरह एक खेल होता है जिसे हाथी या घोड़े की सवारी करते हुए खेला जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तब भारत से जाते वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि 15 वर्षों में भी कोई भारत की 565 रियासतों को एक साथ जोड़ नहीं पाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने सिर्फ 2 साल के अंदर पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। आज़ादी से पहले भारत के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों की सीधी हुकूमत थी और दूसरा हिस्सा वो था जिस पर राजाओं और रजवाड़ों की हुकूमत थी, नवाबों की हुकूमत थी। ये ऐसी रियासतें थीं जो ब्रिटेन की महारानी की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी। तो आप सोच लीजिए, ये वो थे जिन्होंने महारानी की गुलामी को स्वीकार कर लिया था इस शर्त पर कि इनकी शानो शौकत बरकरार रहे, इनके ठाट बाट बरकरार रहें, इनके दरबार ऐसे ही चलते रहें। सबसे बड़े कायर यही थे। इनमें से कई राजाओं के पास अपनी सेनाएं और कुछ के पास तो अपने लड़ाकू विमान भी थे। इन 565 रियासतों को भारत में जोड़ना आसान नहीं था। कश्मीर और हैदराबाद का विलय सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से हैदराबाद के नवाब को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज़ादी से पहले हैदराबाद के निज़ाम का खजाना पूरी दुनिया में मशहूर था, बहुत पैसा था उनके पास। वर्ष 1937 में अमेरिका की टाइम मैगजीन के कवर पेज पर निज़ाम की तस्वीर छापी गई थी और तब उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया गया था। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जेकब डायमंड था। 184 कैरेट के इस हीरे की कीमत कई 100 करोड़ रुपए होने का दावा किया जाता है, लेकिन निज़ाम इस हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। कहा जाता था कि निज़ाम के पास असली मोतियों का इतना बड़ा खजाना था कि अगर उन्हें सड़क पर बिछा दें तो वो कई किलोमीटर के इलाके को घेर लेता। वर्ष 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सर्वकालिक 5वां सबसे धनवान व्यक्ति बताया था। फोर्ब्स ने निज़ाम की कुल संपत्ति $210 बिलियन यानी आज के हिसाब से 15.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया था, जबकि आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस की संपत्ति भी 14 लाख करोड़ रुपए ही है और पूरे हैदराबाद की आज की जीडीपी भी निज़ाम की कुल संपत्ति का सिर्फ 3रा हिस्सा है। आज के हैदराबाद का निज़ाम संस्कृति से मुक्त होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हैदराबाद एक तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और निज़ामों के तौर तरीक़ों से इस शहर को चलाना इस शहर के विकास के लिए घातक होगा। हैदराबाद वो शहर है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अमेज़ॉन और गूगल के ऑफिस हैं। इसीलिए इसे साइबर सिटी भी कहा जाता है। हैदराबाद को भारत की फार्मास्यूटिकल कैपिटल भी कहते हैं। उत्पादन के लिहाज से हैदराबाद में देश की 1/3 दवाइयां बनती हैं। हैदराबाद देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला शहर है। लेकिन हैदराबाद के जो हिंदू हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देश का 5वां सबसे अमीर शहर हैदराबाद है और कुल जीडीपी
लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हैदराबाद, जो आप देख सकते हैं। और बीजेपी जो कह रही है वो ये कहती है कि हैदराबाद को वो बेंगलुरु की तरह बनाना चाहते हैं, हैदराबाद को वो देश के बाकी शहरों की तरह बनाना चाहते हैं, इसे धर्म के नाम पर बांटना नहीं चाहते। और जो हम आपको बात बता रहे थे ऑपरेशन पोलो के बारे में, 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक भारत के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाल दिया था और निजाम की रजाकार सेना को हिंसक संघर्ष के बाद हराया और हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया। हालांकि सरदार पटेल ने तब इसे पुलिस द्वारा की गई एक कार्रवाई का नाम दिया था, यानी इसे बहुत डाउन प्ले कर दिया था। निजाम को उम्मीद थी कि उनकी रजाकार सेना उन्हें बचा लेगी, लेकिन हैदराबाद के हिंदू उस समय भारतीय सेना के समर्थन में उतर आए थे, क्योंकि निजाम उस जमाने में हैदराबाद की जो बहुसंख्यक आबादी थी उस पर अल्पसंख्यक आबादी के जरिए अत्याचार करवाते थे। और इसीलिए इस ऑपरेशन पोलो की याद अब बीजेपी दोबारा हैदराबाद के लोगों को दिलाना चाहती है। ऑपरेशन पोलो की जो पृष्ठभूमि है वो ये है जो आज हमने आपको बताई। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी को बहुत कमजोर माना जाता है। बीजेपी का वो गढ़ नहीं है, टीआरएस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन और ओवैसी का आजकल बहुत बोलबाला है, आपने देखा होगा टेलीविजन पर हर समय आपको ओवैसी नजर आते हैं, और ओवैसी तेजी से उभरती हुई एक राजनीतिक फोर्स है भी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से छलांग लगाकर इतने आगे निकल गई इस बार, उससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये लोकल चुनाव था, यानी नगर निगम का चुनाव था, और ऐसे में भी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी वहां पहुंच गई। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जैसे जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए, और उन्होंने इस छोटे से लोकल चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव में बदल दिया। और इस लोकल चुनाव में लोगों ने जो वोट डाला उसमें राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो हावी हो गए। हालांकि आपने देखा होगा कि कितने सारे राज्य ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलते, वहां विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे ही चलते हैं। लेकिन हैदराबाद के लोकल चुनाव में भी लोकल मुद्दे नहीं चले और राष्ट्रीय मुद्दे चल गए। इसलिए बीजेपी की इस जीत को बहुत एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। और अब इससे बीजेपी ने बंगाल के लिए जो ट्यून है उसे सेट कर दिया है। ये सारे नतीजे देखने के बाद आज जो सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई नेता होगा तो वो होंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।